নমস্কাৰ আপুনি চাবলৈ আৰম্ভ কৰিছে আফটাৰনুন এক্সপ্ৰেছ ষ্টুডিঅ'ত মই কৃপাঞ্চল ৰাজবংশীয়ে প্ৰথমটো খবৰ নিউজ 18ৰ বিশেষ অনুষ্ঠান অমৃত ৰত্ন দেশৰ 9 গৰাকী যশস্বী ব্যক্তিক সম্বৰ্ধনা এনআৰ নাৰায়ণ মূৰ্তি আদাৰ পুনাৱালা ৰজনীকান্ত পণ্ডিত হৰিপ্ৰসাদ চৌৰাচিয়া তেশী থমাছ পিটি উষা ডক্টৰ নৰেশ ত্ৰেহান বাসন ৰেপাল পংকজ ত্ৰিপাঠীক সম্বৰ্ধনা ভাৰতৰ স্বাধীনতাৰ 75 বছৰ উপলক্ষে এই অনুষ্ঠানত অংশ লৈছে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী অনুৰাগ ঠাকুৰ স্মৃতি ইৰাণী নীতিন গাডকাৰী অশ্বিনী বৈষ্ণৱ लगभग 15-18 साल पहले किया। जी 2003 में किया था। मैं सोशल मीडिया पे जब मैंने बताया कि मैं आपका साक्षात्कार करने जा रहा हूं तो बहुत लोगों के सवाल है कि अनुराग ठाकुर अपनी फिटनेस के लिए क्या करते हैं। बातचीत के अलावा भी तो कुछ करते होंगे ना। कुछ करने के लिए मत कहना यहाँ पे बस। आजकल नहीं तो खेल मंत्री होने का एक नुकसान ये हो गया है, किसी इवेंट में जाओ, बास्केटबॉल जाओ तो कहते बास्केटबॉल खेल के दिखाओ। मेरी फरमाइश नहीं सर, आपके कुछ फैंस और व्यूअर्स की फरमाइश है ये। आप सब लोग फिट इंडिया के साथ जुड़िए। फिटनेस का डोज आधा घंटा रोज, यही मूल मंत्र है। करिए फिटनेस का डोज आधा घंटा रोज। अनुराग ठाकुर जी और अमीश जी, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन हम चाहेंगे अनुराग ठाकुर जी आप अभी भी मंच पर हमारे साथ रहें, क्योंकि अब वक्त हो चला है उन लोगों को सम्मानित करने का जिन्होंने आज़ादी के 75 वर्षों के दौरान अपनी सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और हमारे अगले अमृत रत्न कौन है, इसकी जानकारी आपको देंगे न्यूज 18 इंडिया के मैनेजिंग एडिटर किशोर अजवाणी। अगले अमृत रत्न जिनको हम सम्मानित करने वाले हैं, उनके बारे में क्या कहा जाए। जब उनकी उंगलियां बांसुरी को छूती हैं, उनके होंठ जब बांसुरी को छूते हैं तो लगता है खुद भगवान प्रसाद बांट रहे हैं। पंडित हरि प्रसाद चौरसिया। पद्म विभूषण पंडित हरि प्रसाद चौरसिया शास्त्रीय संगीत की दुनिया का सर्वोत्तम सितारा है। उनके अधरों से बजती बांसुरी की सुरीली धुन ऐसे प्रतीत होती है जैसे स्वयं प्रभु हरि नारायण का प्रसाद हो। 8 साल की उनकी तपस्या और रियाज का ही परिणाम था कि उड़ीसा के कटक के रेडियो स्टेशन से शुरू हुआ सफर जल्द ही मुंबई पहुंचा और यहाँ सौभाग्य से उन्हें सानिध्य मिला गुरु मां अन्नपूर्णा देवी का। इसके बाद पंडित जी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंचों की शान बन गए। फ्रांस, ब्रिटेन जैसे देशों की सरकारों द्वारा कई पुरस्कार पाने वाले पंडित हरि प्रसाद जी ने वैश्विक स्तर पर लगातार भारतीय शास्त्रीय संगीत का सम्मान बढ़ाया है। न्यूज 18 इंडिया कर रहा है इनका सम्मान, क्योंकि इन्होंने बढ़ाया देश का मान। अमृत रत्न। पंडित जी प्रणाम। नमस्कार।
ये हमारा सौभाग्य है आप इस मंच पर हैं। अगर आप कुछ कहना चाहें। मेरे पास शब्द नहीं है। मैं पहले तो सबको प्रणाम करता हूँ, हमारे भाइयों को प्रणाम करता हूँ और आपको बहुत बहुत नमस्कार। ये मेरे लिए बहुत बड़े सम्मान की बात है कि हमको कलाकारों को आप लोगों ने पहचान बनाई संगीत प्रेमियों के बीच में। हम तो रिकॉर्ड्स में रहते थे या पर्दे के पीछे, आपने हमारे नाम को और हमारे विचार को लोगों तक पहुंचाया, बहुत बड़ी बात है। पंडित जी, आपने देश का मान किया है, आपसे देश का मान है, इसके लिए देश आपका कृतज्ञ है। ये बताइए, आप एक किस्सा सुनाते हैं काठमांडू का, वो क्या हुआ था काठमांडू में जहां से ये सफर की शुरुआत हुई? बहुत कुछ हुआ, बहुत कुछ जीवन में हुआ और वो कर कर के मैं आज आपके साथ में यहाँ बैठा हूँ और लोगों के साथ में बैठा हूँ। और मैं समझता हूँ संगीत की भाषा कोई समझे या न समझे, लेकिन जब भगवान समझता है तो सारी दुनिया समझ जाती है। और मैं मेरे परिवार का बड़ा आभारी हूँ कि मुझे कभी हमेशा संगीत में आगे आगे धक्का मार के और आगे आगे रखा, ताकि मैं लोगों के सामने अपने एक सूखे बम्बू का, एक सूखे बांस का टुकड़ा, उसको मैं लोगों तक पहुंचा सकूं। मेरे पहले भी भगवान श्री कृष्ण ने किया, लेकिन वो बड़े भाग्यवान थे। मैं भी भाग्यवान हूँ, मैं इतने लोगों के साथ में बैठा हूँ। और यही नहीं, आज हमारे भारतीय संगीत को प्यार और सम्मान सारी दुनिया में मिला है, और स्पेशली बांसुरी के लिए। इस वाद्य को किसी ने नहीं सोचा था कि ये इतना सुंदर वातावरण कर सकेगा संगीत को लेके, स्पेशली भारतीय संगीत को लेके। और आज जो हो रहा है, मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा वाद्य मैंने न देखा था ना कोई देखेगा। सूखा बांस का टुकड़ा है, तार नहीं है, चमड़ा नहीं है, ट्यून नहीं करना पड़ता, लेकिन जब अधरों पे लगाए तो दुनिया देखती रहती है। अभी मंत्री जी फिट रहने की बात बता रहे थे, मंत्री जी बता रहे थे फिट रहना चाहिए। शायद ज़्यादातर लोगों को पता नहीं है, आप कुश्ती किया करते थे बचपन में। आपके पिताजी तो पहलवान थे जी। तो आप कैसे बांसुरी वादन में आ गए? मैं प्यार करता था पहलवानी को, अच्छा लगता था, लेकिन कुछ हद तक। लोगों को दिखाने के लिए मट्टी उट्टी लगा के कूद पड़ा, कोई मेरे ऊपर बैठ गया, मैं किसी एक नहीं मैंने भोगा है, अभी भी भोगता हूँ, क्योंकि वो जो कुछ लोग चढ़ के बैठ जाते हैं तो अच्छा नहीं लगता, या तो मैं उनके ऊपर चढ़ कर बैठ मुझे हमारे पिताजी की बड़ी इच्छा थी। उस समय संगीत का इतना प्रचार नहीं था। मेरे पिताजी कहा करते थे, मैंने सुना तुम कुछ बांसुरी लेकर घूमते हो, अच्छी बात नहीं है, भीख मांगोगे तुम। मैं वो भी सुनता था, सुबह पहलवानी भी करता था, बहुत आनंद लगता था, लेकिन उनको मैं प्रूव करना चाहता था कि देखो बांसुरी भी अच्छा वाद्य है। आपको कभी संगीत से शौक हो जाए तो मैं बड़ा भाग्यशाली होऊंगा। मैं जाकर चुप से सीखता था। मेरे पिताजी कहते थे, अरे तुम फिर बजाता है, भीख मांगोगे? अरे मैंने कहा जब मांगूंगा तो मांगूंगा, मेरी इच्छा तो पूरी होने दो। तो मैं अपने आप को छिपा के मंदिरों में जाकर प्रैक्टिस करता था, और वहाँ बढ़िया खाना मिलता था, प्रसाद खीर मिलते थे। तो मैं सोचता था कि घर पे तो पैसे ऐसे मिलेंगे नहीं मिठाई खाने के। मैं सच जब बहुत छोटा था तो मिठाई बहुत अच्छी लगती थी, तो मैं दुकान पे जाके शीशे में देखता था, इसको कैसे लूँ, पैसे ही नहीं है, मुंह में पानी आता था। मैंने कहा चलो खूब मेहनत करूँगा, और यही पंडित हमको आके मिठाई खिलाएंगे घर में। आज भगवान की कृपा से मुझे बहुत दुख होता है और अच्छा भी लगता है कि उस समय मैं मिठाई को देखता था, शीशे में लगा हुआ है बढ़िया लड्डू और इमरती जलेबी, और मैं खा नहीं पाता था कि पैसे दिए।
आज मुझे सारी दुनिया से मिठाई आती है, घर में बैठ के खाता हूँ। फिर मेरे पिताजी की याद आती है कि आपको तो कुछ नहीं मिला, हमको तो मिठाई तो खाने को। एक बात तो तय है जी कि पहलवान भी बांसुरी बजा सकते हैं। बहुत बढ़िया बात कही आपने, सच्ची कह रहा हूँ। पहलवान एक बार बस निकल पड़ते तो मोहल्ले में दिखाई पड़ते कि दिखाने के लिए वो गंजी पहन के निकलते कि इधर फूला इधर फूला। लेकिन एक बात है कि आप चाहे बहुत अच्छे पहलवान बनते, तब भी खिलाड़ी के लिए भी देश की कोई सरहद या सीमा नहीं होती, क्योंकि खेलों को भी एक सॉफ्ट पावर कहा जाता है। जी और संगीत को भी ना सरहद के इस पार ना उस पार, जी। पूरी दुनिया में ही जब आपकी बांसुरी बजती है तो उसको पूरी दुनिया मंत्रमुग्ध हो जाती है। तो आपने जो देश के लिए किया है वो पूरे देश को आपके ऊपर बहुत मान है, और आप देश के लिए, ये हमारा सौभाग्य है कि आप जैसे लोग देश में हैं, जिसके कारण भारत का मान सम्मान बढ़ा है। पंडित जी, आज का संगीत आपको अच्छा लगता है? ये क्यों पूछते हैं आप? अच्छा, मैं कलाकार हूँ, मैं कैसे बोल दूँ कि संगीत खराब हो सकता है? हमारी जो नई पीढ़ी है उनको इतना पसंद आता है। हमारी स्पीक में एक संस्था है, मैं स्कूलों में जाता हूँ तो बच्चे लोग खाली देखते रहते हैं, क्या कर रहे हैं, क्या बजा रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं। फिर उनको आस्ते आस्ते समझाता हूँ, तब उनको इतना इंटरेस्ट होता है कि आँख बंद करके सब बैठ जाते हैं। मैं सच बताता हूँ, इतना आनंद आता है। और फिर जब हम ख़त्म करते तो मेरे भीड़ लगा के ऑटोग्राफ दीजिए, ये दीजिए, बोल, तो इतना सुंदर लगता है कि हमारे भारत का जो संगीत के प्रति जो रुचि है सीखने की, उस मर्यादा को रखने की, आज संसार में कहीं भी नहीं। हमारे भारत की परंपरा, भारत का संगीत जिस तरीके से पूजा करके सुनते हैं, वहाँ से लोग आते हैं, सीखते हैं। हमारे यहाँ से इतने लोग नहीं जाते, भारतीय संगीत से खुश है और बहुत अच्छी बात है। और सर ने जैसा कहा, पहलवान, अगर संगीत में थोड़ा पहलवानी भी हो, अच्छा हो ना, तो आदमी घंटों घंटों फूंक के बैठेगा, बजाएगा, योग भी होगा और संगीत भी होगा। वैसे दर्शकों ने अब तक तो यहाँ देख लिया होगा कि जब मुझसे सवाल पूछे तो आपने कैसे कैसे सवाल पूछे। अगर यही बात मैंने कही होती कि मैं भी मिठाई को देख के मेरे मन में ऐसा आता था और मैं अब नहीं खा सकता, तो आप पूछते, अच्छा आपको कौन सी मिठाई अच्छी लगती है, ताकि आप मुझे और तंग करते थोड़ा ज़्यादा। लेकिन आपने मंच की সেয়া নিউজ 18 বিশেষ অনুষ্ঠান অমৃত ৰত্ন। আহিছো অন্যান্য খবৰৰ মাজলৈ। বৰপেটাত জেহাদীৰ সন্দেহত পুনৰ আন এজনক আটক কৰা হৈছে। নিশা বৰপেটাৰ বিভিন্ন স্থানত আৰক্ষীয়ে চলাই অভিযান। অৰুণাচলৰ বাংলা টিমৰ চমুকৈ এবিটিৰ সৈতে জড়িত অভিযোগত আটক জেহাদীটোক। ধৃত জেহাদীটো বৰপেটাৰ গৰৈমাৰী গাঁৱৰ ছফিকুদ্দিন আহমেদ। কলগাছিয়াৰ ক্ষুদ্ৰকুচি গাঁৱত পলাতক অৱস্থাত আটক ছফিকুদ্দিন আহমেদক। ইতিমধ্যে বৰপেটাত উপস্থিত এনআইএৰ দল সম্প্ৰতি বৰপেটা সদৰ থানাত উপস্থিত এনআইএৰ দলটো বিগত 5 দিনৰ ভিতৰত বৰপেটাত মুঠ 9টা জেহাদীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ খবৰ। জেহাদী গ্ৰেপ্তাৰৰ পিছত আজি বৰপেটাত এনআইএৰ দলে আৰম্ভ কৰিছে তদন্ত। বৰপেটাত ধৃত জেহাদীকেইটাক নিৰাপত্তা বাহিনীৰ চোৰাংচোৱা সংস্থাসমূহৰ লগতে অসম আৰক্ষীৰ বিশেষ শাখাৰ বিষয়াসকলে বৰপেটাত বাহৰ পাতি তদন্ত চলাই আছে। ন্যাশনাল হেৰাল্ডৰ কাৰ্যালয়ত ইডিৰ অভিযান। ন্যাশনাল হেৰাল্ড বিত্তীয় খেলিমেলিৰ অভিযোগত ইডিয়ে অভিযান চলাইছে। দিল্লীৰ 12টা স্থানত চলিছে ইডিৰ অভিযান। বিত্তীয় খেলিমেলিৰ বাবে আৰু তথ্য সংগ্ৰহ কৰিবলৈ ইডিয়ে চলাইছে এই অভিযান। সংকটত পৰিব পাৰে গান্ধী পৰিয়াল। ইতিমধ্যে ইডিয়ে এই সংক্ৰান্তত কংগ্ৰেছৰ অধ্যক্ষা সোনিয়া গান্ধীক দুবাৰকৈ কৰিছে সোধা-পোছা। ইডিয়ে 21 জুলাইত কংগ্ৰেছৰ অধ্যক্ষা সোনিয়া গান্ধীক প্ৰথমবাৰলৈ 2 ঘণ্টা ধৰি সোধা-পোছা কৰিছিল। দ্বিতীয়বাৰ 26 জুলাইত কংগ্ৰেছৰ অধ্যক্ষগৰাকীক ইডিয়ে সোধা-পোছা কৰিছিল। আগৰবাৰ জনাইছোঁ আমি সেই খবৰ। নেশ্যনেল হেৰাল্ডৰ কাৰ্যালয়ত ইডিয়ে অভিযান চলাইছে। নেশ্যনেল হেৰাল্ড বিত্তীয় খেলিমেলিৰ অভিযোগত ইডিয়ে অভিযান চলায়। দিল্লীৰ 12টা স্থানত চলিছে ইডিৰ অভিযান। বিত্তীয় খেলিমেলিৰ বাবে আৰু তথ্য সংগ্ৰহ কৰিবলৈ ইডিয়ে চলাইছে এই অভিযান। সংকটত পৰিব পাৰে গান্ধী পৰিয়াল। ইতিমধ্যে ইডিয়ে এই সংক্ৰান্তত কংগ্ৰেছৰ অধ্যক্ষা সোনিয়া গান্ধীকো দুবাৰকৈ সোধা-পোছা কৰিছে। ইডিয়ে 21 জুলাইত কংগ্ৰেছৰ অধ্যক্ষা সোনিয়া গান্ধীক প্ৰথমবাৰলৈ 2 ঘণ্টা ধৰি সোধা-পোছা কৰিছিল। দ্বিতীয়বাৰ 26 জুলাইত কংগ্ৰেছৰ অধ্যক্ষগৰাকীক ইডিয়ে কৰিছিল সোধা-পোছা।
উজনি অসমত ভূমি আবণ্টনৰ নামত প্ৰবঞ্চক চক্ৰক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে 1.5 কোটি টকা আত্মসাৎ কৰিছিল 4 প্ৰবঞ্চকে উজনি অসমৰ প্ৰায় 500 লোকৰ পৰা ভূমি আবণ্টন দিয়াৰ নামত ধন আত্মসাৎ কৰিছিল 4 প্ৰবঞ্চকে বিকাশ বৰগোহাঁই ৰিংকুমণি বৰা ৰজনী গগৈ দিবাকৰ বৰাক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে BIEOA চাৰিওজনে শিৱসাগৰত ৰেছপন্স ৰিয়েল ইষ্টেট নামৰ কোম্পানী খুলি লুটিছিল ধন 2014 পৰা 2019 ৰ ভিতৰত সংঘটিত হৈছিল ধন আত্মসাতৰ ঘটনা সমগ্ৰ ঘটনাৰ মাষ্টাৰমাইণ্ড কোম্পানীৰ পৰিচালক সঞ্চালক জ্যোতি গগৈক এতিয়া পলাতক অৱস্থাত আছে খবৰ হেয়া আমি জনাইছো উজনি অসমত ভূমি আবণ্টনৰ নামত প্ৰবঞ্চক চক্ৰক গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ খবৰ আছে 1.5 কোটি টকা আত্মসাৎ কৰিছিল 4 প্ৰবঞ্চকে উজনি অসমৰ প্ৰায় 500 লোকৰ পৰা ভূমি আবণ্টন দিয়াৰ নামত ধন আত্মসাৎ কৰিছিল 4 প্ৰবঞ্চকে 4 প্ৰবঞ্চকৰ নাম জনাম বিকাশ বৰগোহাঁই ৰিংকুমণি বৰা ৰজনী গগৈ দিবাকৰ বৰাক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে BIEOA চাৰিওজন শিৱসাগৰত ৰেছপন্স ৰিয়েল ইষ্টেট নামৰ কোম্পানী খুলি ধন লুটাৰ ষড়যন্ত্ৰ কৰিছিল এই সন্দৰ্ভত আছে ভাষ্য আমি শুনাবলৈ চেষ্টা কৰিম কোম্পানীটোৱে 2009 আৰু 14 চনৰ সময়ছোৱাত প্ৰায় 1.4 crore টকা তেওঁলোকে পাব্লিকৰ পৰা সংগ্ৰহ কৰিছিল আৰু এই কোম্পানীটোৰ আমি তদন্তৰ সময়ত দেখিলোঁ যে RBI আৰু CBI টকা পাব্লিকৰ পৰা টকা কালেক্ট কৰাৰ কোনো অনুমতি দিয়া নাছিলে তদন্তৰ সময়ছোৱাত আমাৰ আয়ো উৎপল ভট্টাচাৰ্যীয়ে এই 4জন আসামীক কৰায়ত্ব কৰি যোৱাকালি এৰেষ্ট কৰে আৰু আজি ন্যায়িক জিম্মালৈ প্ৰেৰণ কৰা হ'ব মাষ্টাৰ মাইণ্ড হ'ল যিজন ডাইৰেক্টৰ আছিল জ্যোতি গগৈ তেওঁ এতিয়াও পলাতক পইচাটো তেওঁলোকে প্লট দিম বুলি লয় পইচাটো ৰিয়েল ইষ্টেটৰ প্লট দিম বুলি লয় নামকেইটা মই কৈ কৈছোঁ বিকাশ বৰগোহাঁই 2 নম্বৰ ৰিংকুমণি বৰা 3 নম্বৰতে ৰজনী গগৈ 4 নম্বৰতে দিবাকৰ বৰা চনক গোলোক বৰা গাঁও বাক্সু শিক্ষাৰ্থীৰ প্ৰতিবাদত উত্তাল গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয় চৌহদ স্নাতক পঞ্চম ষান্মাসিকৰ পৰীক্ষাৰ ফলাফলত দেখা দিয়া বিসংগতিক লৈ বিশ্ববিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদ আৰু উল্লেখ কৰি থব লাগিব বিগত 29 জুলাইত ঘোষণা হৈছিল স্নাতক পঞ্চম ষান্মাসিকৰ পৰীক্ষাৰ ফলাফল কিন্তু এই ফলাফলত অধিকাংশ শিক্ষাৰ্থীক ফেইল আৰু পৰীক্ষাত অনুপস্থিত বুলি দেখুওৱা হৈছিল আৰু তাৰ পাছতে ক্ষোভিত হৈছে শিক্ষাৰ্থীসকল ভালকৈ পৰীক্ষা দিয়া তথা পৰীক্ষাত উপস্থিত থকাৰ পাছতো এনে ফলাফল অহাত কৰ্তৃপক্ষৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদ শিক্ষাৰ্থীসকলৰ আৰু ভুক্তভোগী শিক্ষাৰ্থীসকলৰ দাবী তেওঁলোকৰ ফলাফলসমূহ বিশ্ববিদ্যালয়ে পুনৰীক্ষণৰ মাচুল নোলোৱাকৈ শীঘ্ৰে ঘোষণা কৰি দিব লাগিব গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ অন্তৰ্গত বহুকেইখন মহাবিদ্যালয়ৰ শিক্ষাৰ্থীয়ে অংশ লৈছে এই প্ৰতিবাদত আমি খবৰ দেখুৱাইছোঁ সেয়া গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ চৌপাশৰ দৃশ্য গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে এই ধৰণে উত্তাল প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে স্নাতক পঞ্চম ষান্মাসিকৰ পৰীক্ষাৰ ফলাফলত দেখা দিয়া বিসংগতিক লৈ বিশ্ববিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষৰ বিৰুদ্ধে তেওঁলোকে প্ৰতিবাদ